तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हम जो है प्रतिरोधों का जो है संयोजन क्यों करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले जो है जानेंगे कि प्रतिरोधों का जो है प्रतिरोध जो होते हैं उनका संयोजन हम क्यों करते हैं। तो हम प्रतिरोधों का संयोजन किसी भी परिपथ में जो है विद्युत धारा को जो है नियंत्रित करने के लिए करते हैं। ओके, समझ में आया। किस चीज़ के लिए करते हैं? विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, है ना। समझ में आया। तो देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का जब हम संयोजन करते हैं किसी भी परिपथ में, है ना, तो दो प्रकार से जो है हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ओके, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले जो है देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन जो है किस प्रकार से किया जाता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके लिए आप जो है चित्र में देखिए, बहुत ध्यान से, है ना, समझेंगे। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन हम जो है किस प्रकार से करते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक परिपथ रहता है। जैसा कि आप जानते हैं परिपथ कैसे रहता है ना। परिपथ में जो है एक बैटरी जोड़ दी जाती है ना। ऐसा एक बैटरी यहाँ पर जो है जोड़ दी जाती है, बैटरी। और बैटरी में ही क्या होता है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिए, है ना। ये है आपका बैटरी। क्या है? बैटरी। एक यहाँ पर हम परिपथ तैयार करते हैं ना, बैटरी जो है, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी में जो है ऐसा जो है वायर लगा होता है, और इसी बैटरी में जो है विद्युत परिपथ का जो और अन्य घटक है, जैसे कि स्विच है, ये है ना, स्विच है, मीटर है ना, और वोल्ट मीटर है, ये सब क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें हम प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो देखिए, हम जब भी जोड़ते हैं तो प्रतिरोध को जो है, जैसे कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, आप कितना भी प्रतिरोध जो है जोड़ सकते हैं, या फिर जो है किसी परिपथ में जो है कितना भी प्रतिरोध जो है हो सकता है आवश्यकता के अनुरूप, है ना। हम केवल यहाँ पर जो है उदाहरण के रूप में लिए हैं, 3 प्रतिरोध ले लिए हैं। कितने प्रतिरोध? 3 प्रतिरोध। पहला है R1, है ना, पहला है R1, दूसरा है R2, और तीसरा क्या है? तीसरा है R3, है ना, R1, R2, R3। ओके, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध हम क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर ये R1 लिखा हुआ है, ये R2, ये R3। और प्रतिरोध को जो है कैसे दर्शाते हैं मैं बताया था, है ना, ये ऐसा हम दर्शाते हैं, ऐसा। तो प्रतिरोध को, तो यहाँ पर हम जो है 3 प्रतिरोध लेते हैं, और 3 प्रतिरोध को इस प्रकार से लगाते हैं कि जो पहला जो प्रतिरोध जो होता है ना, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये जो है 3 प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, और ये जो है तीसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक है ना। तो ये इनका मान के चलिए, ये इनका पहला सिरा है, ये इनका दूसरा सिरा है, ये भी दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, और तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो ये है R1 पहला, ये R2 प्रतिरोध, और ये जो है R3 प्रतिरोध है ना। तो जब भी किसी परिपथ में क्या किया जाता है कि जो पहला प्रतिरोध होता है उनके दूसरे सिरे को जो है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, है ना, और जो दूसरा जो प्रतिरोध है उनके जो है दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरोधों का जो संयोजन जो होता है उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन बोलते हैं? कौन सा क्रम का संयोजन बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, जिसमें एक श्रेणी के रूप में जो है जितने भी प्रतिरोध है उसको जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद जैसे ही इसको जोड़ देते हैं तो जो पहला प्रतिरोध होता है उनके पहले सिरे को, और जो अंतिम प्रतिरोध होता है उनके दूसरे सिरे को जो है परिपथ से क्या कर दिया जाता है, परिपथ के जो है बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है एक क्या बनता है, यहाँ पर मान के चलिए बैटरी है, ये चित्र में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो इस प्रकार से जो हम जो है जोड़ते हैं, किसको, जो प्रतिरोध जो होता है उनको हम जोड़ते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ओके, समझ में आया ना। अब इसमें देखिए, इसमें यदि हम बात करते हैं, यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, है ना, प्रतिरोध को, है ना, एक से अधिक प्रतिरोध को यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। देखिए, पहला क्या, पहला ये कि जितने भी जो प्रतिरोध जोड़ेंगे आप,
मान के चलिए ऐसा है ना, जितने भी प्रतिरोध आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर यदि हम मान के चलिए 3 प्रतिरोध जोड़ दिए हैं, है ना, यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए ये 1 प्रतिरोध हो गया, ये 2 प्रतिरोध है ना, और ये 3 प्रतिरोध। मान के चलिए 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ये R1, ये R2 और ये R3 है ना। 3 प्रतिरोध जोड़ दिए तो देखिए विभव में, है ना, यहाँ पर जो है विभवांतर में अंतर होगा। तीनों का विभवांतर समान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए समान नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग बिंदु पर जो है इनके जो है प्रथम सिरा और दूसरा सिरा जो है अलग अलग बिंदुओं पर है। इस कारण से तीनों जो प्रतिरोध हैं इनके विभवांतर क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि इनके अलग सभी जो है दोनों सिरा जो है अलग अलग बिंदुओं पर है परिपथ के। समझ में आ रहा है ना? तो आप जानते हैं कि विभव में क्या होता है? अंतर होता है। इसी कारण से तो आवेश का जो है प्रवाह होता है, धारा बहती है ना। तो तीनों प्रतिरोध के लिए क्या होते हैं? विभवांतर जो है अलग अलग होते हैं। तो R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 होगा, R2 के लिए मान V2 और R3 के लिए क्या होगा? V3, है ना। V3 जो है प्रतिरोध होंगे, विभवांतर होंगे। मतलब इन तीनों में जो है आपको जो है ये जो मैं लिख करके बता रहा हूँ ना, ये इसी चित्र का बता रहा हूँ, है ना। तीनों में क्या होंगे? विभवांतर जो है अलग अलग होंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना? तीनों प्रतिरोध के विभवांतर अलग अलग होंगे, लेकिन धारा जो है क्या होंगे? धारा जो होते हैं वो एक समान होते हैं। क्या होते हैं? धारा जो होते हैं वो जो है एक समान होते हैं, क्योंकि यहाँ से धारा जो है बहेगी तो किसी भी परिपथ में जो है समान रूप से धारा जो है क्या होते हैं? मतलब जो है धारा जो होते हैं, है ना, जो धारा जो होती है, किसी भी धारा जो प्रवाहित होती है किसी भी मतलब प्रतिरोध में अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो तीनों में जो है अगर I धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो तीनों में जो है तीनों प्रतिरोधों में क्या होंगे? तीनों प्रतिरोध में केवल और केवल I धारा होंगे। ठीक है ना। मतलब जितना धारा यहाँ से प्रवेश करेगी उतना ही धारा तीनों प्रतिरोध में क्या होंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, है ना। तो मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो है जो पहला प्रतिरोध है उसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही हो, दूसरे प्रतिरोध में कम धारा, तीसरे प्रतिरोध में ज़्यादा, मतलब अंतर नहीं होता, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस कारण से इनके विभवांतर में तो अंतर होगा, क्योंकि इनके जो सिरा जो है अलग अलग प्रतिरोध के अलग अलग बिंदुओं पर है। लेकिन जो धारा जो प्रवाहित हो रही है ना, वो जो है परिपथ में कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा नहीं होता, बल्कि समान रूप से वो क्या होते हैं? विद्युत धारा जो है प्रवाहित होते हैं। इस कारण से तीनों जो प्रतिरोध है उसमें समान रूप से धारा जो है क्या होंगे? प्रवाहित होंगे, I धारा। समझ में आया? अब ये तो हो गए यहाँ तक, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हम इसको जो है हम अब जो है न्यूमेरिकल के रूप में देखेंगे, है ना, गणना के रूप में देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा आप, है ना। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कि प्रतिरोध पहला है ना, प्रतिरोध जो है R1 है, तो R1 के लिए जो है विभवांतर क्या था? V1 था, बताया हूँ ना अभी। R2 के लिए विभवांतर क्या था? V2 था। और R3 के लिए विभवांतर क्या था? V3 था। देखे हैं ना हम लोग, ओके। अब इसके बाद देखिए ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है V प्रोपोर्शनल I, ठीक है ना। मतलब जो है विद्युत धारा जो है विभवांतर पर निर्भर करता है ना। मतलब किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा जो है विभवांतर के क्या होते हैं? विभवांतर के जो है ना वोल्ट के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। इस कारण से V इक्वल टू, जब हम इस समानुपातिक चिन्ह को जो है हटाते हैं तो V इक्वल टू RI आता है ना। और ये R कहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है V, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है? IR, ओके। अब इसलिए जो है यदि V इक्वल टू IR है तो देखिए यहाँ पर विभवांतर अलग अलग है ना, V1, V2, V3। तो इसी कारण से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 के लिए जो है ओम का नियम क्या हो जाएगा? IR1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IR1, ओके। V2 के लिए क्या हो जाएगा? V2 के लिए हो जाएगा IR2। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ जो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें I का मान जो है तीनों प्रतिरोध में क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना। लेकिन V का मान क्या होता है? तीनों प्रतिरोध में अलग अलग होता है विभवांतर, क्योंकि तीनों जो 3 या फिर आप अगर अधिक होता है, यहाँ पर तो हम 3 ही ले रहे हैं ना। तीनों जो अलग अलग जो प्रतिरोध हैं उनके विभवांतर, उनके जो सिरे जो है अलग अलग बिंदुओं पर है। इस कारण से विभवांतर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और इसी प्रकार से जो है V3 के लिए क्या होगा? V3 के लिए मान होगा IR3, ओके। समझ में आया?
अब इस प्रकार से आप लिख लेंगे, इसको नाम दे देंगे समीकरण पहला। ओके, अब उसके बाद देखिए, यदि हम जो है किसकी बात करते हैं, यदि हम जो है यहाँ पर श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का जोड़ होता है। मतलब श्रेणी क्रम जो होता है ना, उसमें टोटल जो विभवांतर होता है, चाहे आप जितना भी प्रतिरोध जोड़ लो, तो सभी प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है, वी जो होता है, वो क्या होता है, जितने भी आप जो है प्रतिरोध जोड़े हैं तो उनका जो अलग अलग जो विभवांतर जो होता है ना, उनके जोड़ के बराबर होता है। मतलब जो है इसका हम यहाँ पर 3 जो है कि टोटल कितना जो है यहाँ पर प्रतिरोध जोड़े हैं, 3 है ना, तो V1 V2 और V3 ऐसा होगा। क्यों होगा ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि जो कुल विभवांतर जो है ना, टोटल जो विभवांतर जो है परिपथ का, वो जो है अलग अलग 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, तो उनका तीनों का विभवांतर क्या है, अलग अलग है। तो तीनों प्रतिरोध का जो विभवांतर जो है ना, उनके टोटल योग के बराबर होगा। क्या होगा? कुल विभवांतर जो होगा उनके टोटल सभी के योग के बराबर होगा कुल विभवांतर जो है। समझ में आया? इस कारण से यहाँ से क्या हो जाएगा, V = V1 + V2 + V3, समीकरण 2। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद जो है, जो समीकरण जो है 2 है ना, समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में जो है हम एक तो इसका मान रख देंगे और V1 V2 और V3 का मान रख देंगे। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, यदि हम जो है समीकरण 2 में रखते हैं तो V के स्थान पर क्या रख देंगे, V = IR, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर IR। V बराबर क्या हो जाएगा, IR। उसके बाद देखिए V1 का मान क्या है, तो V1 का मान यहाँ पर देखिए है ना, V1 का मान क्या है यहाँ पर, IR1, तो इसलिए क्या हो जाएगा IR1। उसी प्रकार से V2 का मान क्या है, IR2। ठीक है, और उसी प्रकार से V3 का मान क्या है, IR3। ओके, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखिए अब तीनों में क्या कॉमन है, इसको अगर हम जोड़ दे तो इसको I को कॉमन निकाल दे तो क्या निकल आएगा, IR = हो जाएगा, I बाहर हो जाएगा और क्या बच जाएगा, R1 + R2 + R3। ओके, समझ में आया? तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड है समीकरण के, इस कारण से तो क्या बच गया, R = R1 + R2 + R3। ओके, इस कारण से देखिए यहाँ पर R बराबर क्या लिखा है, R1 + R2 + R3। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उनका क्या होता है, योग होता है। मतलब जो है जितने भी प्रतिरोध जो है जुड़े रहते हैं, तो किसी भी श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े, मतलब जो परिणामी जो प्रतिरोध होता है ना, परिणामी प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, किसी भी प्रतिरोध में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होते हैं, तो उनके जो जितने भी प्रतिरोध जो होते हैं उनका जो है योग के बराबर होता है ना, परिणामी प्रतिरोध जो है उनके योग के बराबर होता है। समझ में आया? ओके, तो इसी को हम परिणामी प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। जो परिपथ में जितने भी प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो उनके योग के बराबर होता है। कौन सा प्रतिरोध? परिणामी प्रतिरोध। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जो है अलग अलग प्रतिरोधों को लगाने के बजाय जो है उतने ही पावर क्षमता वाला जो है उतनी ही क्षमता वाला जो है आप केवल एक प्रतिरोध लगा सकते हैं। मतलब ये परिणामी प्रतिरोध जो होता है ना, वो उन जितना भी प्रतिरोध लगाए रहोगे उनके बराबर होता है। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं परिणामी प्रतिरोध। कुल मिलाकर के देखिए, परिणामी प्रतिरोध जो है किसी भी परिपथ में है ना, यदि श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगे रहते हैं उनके योग के बराबर होता है परिणामी प्रतिरोध जो है। समझ में आया? अब उसके बाद देखिए, अब श्रेणी क्रम में यदि हम परिपथ को जोड़ते हैं, इसमें हानि क्या है परिपथ में, तो श्रेणी क्रम में यदि एक प्रतिरोध क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो उसमें से विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित होना जो है बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि जो है एक, जैसे कि ये खराब हो गया तो यहाँ तक जो है, यहाँ से क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ये जो है कर जाएगा, और यहाँ से जो है ये जो है विद्युत धारा जो है इस साइड जो है प्रवाहित नहीं होगी। इस श्रेणी क्रम में जो है, श्रेणी क्रम में हानि है ना, मतलब इस प्रकार से जो है हानि होती है परिपथ में। एक अवयव यदि कार्य करना बंद कर देता है स्विच, तो पूरा परिपथ क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसके साथ साथ जो है यदि हम देखें तो अमीटर को जो है यदि हम अमीटर की बात करें तो अमीटर को क्यों जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को जो है क्यों जो है
है ना, श्रेणी क्रम में एक तो जो है अमीटर को देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना ये, और वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और अमीटर का प्रतिरोध कम होने के कारण से यहाँ से विद्युत धारा जो है आसानी से क्या हो पाती है, प्रवाहित हो पाती है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना। और जबकि जो विभवांतर जो होता जो वोल्टमीटर जो होता है ना, उनका प्रतिरोध जो है अधिक होता है, मतलब वो जो है धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो इसी कारण से इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि क्या हो, जब भी जो है इस प्रकार से जोड़ा जाता है वी को ऐसा समांतर क्रम में, ऐसा इस प्रकार से, ताकि जब भी क्या हो विद्युत जो है क्या हो यहाँ पर प्रवाहित हो, है ना, यहाँ पर विद्युत जो है प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा जो है कम मात्रा में इस साइड क्या हो प्रवाहित हो, और बाकी विद्युत धारा सीधी चली जाए, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है ना, किसका, वोल्ट मीटर का। तो इसमें से कम धारा प्रवाहित हो और जो है ना, और बाकी धारा जो है क्या हो जाए, परिपथ में जो है प्रवाहित होते रहे। इस कारण से जो समांतर जो आपका क्या रहता है, जो वोल्ट मीटर जो होता है उनको जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझ में आया? तो ये था क्या आपका, ये था आपका जो है श्रेणी क्रम संयोजन। उसके बाद जो है हम आगे जो है समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। क्या देखेंगे? समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जब भी आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो है चित्र दिखाई है ना, चित्र जो है दिखाया नहीं गया है यहाँ पर, केवल मैं आपको है ना, यहाँ पर देखिए समझते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान समझिएगा। समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं, ठीक है, ये मान के चलिए ये परिपथ है, ठीक है, यहाँ से जो है एक बैटरी लगा दिए, ठीक है ना, यहाँ से एक बैटरी लगा दिए मान के चलिए, और यहाँ पर जो है एक कुंजी लगा दिए, स्विच, है ना, और यहाँ पर एक जो है अमीटर को क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। अब इस प्रकार से जब हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रतिरोधों को जो है क्या करते हैं, अलग अलग प्रतिरोध है ना, 2-3 प्रतिरोध लेते हैं, और उसको एक परिपथ में जो है तीनों मान के चलिए उदाहरण के लिए हम 3 प्रतिरोध लेते हैं। कितना प्रतिरोध लेते हैं? 3। तो 3 प्रतिरोध को हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जो है ऐसा जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में है ना, ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा मतलब जो है 3 अलग अलग क्या करते हैं, हम प्रतिरोध लेते हैं, और तीनों के जो सिरे जो होते हैं ना, तीनों प्रतिरोध के जो पहला सिरा और जो दूसरा सिरा, उनको जो है एक ही बिंदु पर क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जो है जोड़ देते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए ये R1 प्रतिरोध है, और ये जो है R2 प्रतिरोध है, और ये क्या है, R3 प्रतिरोध है। मतलब 3 प्रतिरोध अलग अलग हैं। तो देखिए R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, इनका पहला सिरा एक बिंदु पर है, और R1, R2, R3 प्रतिरोध तीनों का जो दूसरा सिरा है वो एक बिंदु पर है। तो इस प्रकार जो संयोजन जो होता है उनको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ओके। और इसके अलावा जो है मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है ना, यही जो ए और बी बिंदु के बीच में जो है इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये जो संयोजन जो होता है इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो संयोजन जो होता है इनको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या, कौन सा संयोजन बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। ओके। इसके अलावा है ना, इसके अलावा यदि हम देखते हैं, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, हाँ, एक प्लस एक माइनस होगा, ठीक है, इसका जो टर्मिनल जो होगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो है 3 प्रतिरोध हम जोड़ देते, इस प्रकार से जो संयोजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। मतलब इसमें जो है आर जो पहला प्रतिरोध होता है उनका पहला सिरा एक आर है ना, पहला सिरा जो है एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, और उसी प्रकार से जो है R2 जो होता है, जो दूसरा प्रतिरोध होता है, उसका पहला सिरा पहले बिंदु से, है ना, एक पहले सिरे से, और उसका जो दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे बिंदु से, इस प्रकार से जुड़ा होता है सभी तीनों प्रतिरोध का, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो बहने वाली जो धारा होती है आई, जो बहने वाली जो धारा जो होती है, चूँकि यहाँ से मान लीजिए कोई धारा इस प्रकार से आ रही है, तो यहाँ पर पहुँचेगी बिंदु ए पर। तो यहाँ पर तीन अलग अलग प्रतिरोध हैं जो किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो धारा जो है तीनों भागों में क्या हो जाती है, 3 भागों में बढ़ जाती है। तो पहले प्रतिरोध के लिए मान के चलिए I1 धारा हो जाएगी, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 धारा, और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 धारा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से धारा जो है जितनी भी धारा आ रही है वो तीनों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इस कारण से तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धाराएं बहेंगी, है ना।
विद्युत धारा जो है अलग अलग बहेंगी, I1, I2, I3 हम नाम दे सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम विभवांतर की बात करते हैं कि क्या जो है क्या यहाँ पर जो विभवांतर जो है ना, यहाँ पर जो है हम जो है जैसे वहाँ पर विभवांतर को जोड़े थे ना, तो यहाँ पर हम जोड़ना भूल गए हैं ना। यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है समांतर क्रम में जो है एक वोल्टमीटर भी जुड़ा रहेगा, ऐसा हम जोड़ देते हैं, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर जो ये जो क्या विभवांतर जो है ए और बी के बीच में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उसमें जो है अलग अलग होंगे या फिर जो है समान होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है चित्र को मैं मिटा देता हूँ, है ना। आप केवल समझिए कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप समझिए कि यहाँ पर ये 3 अलग अलग प्रतिरोध क्या हैं, जुड़े हुए हैं ऐसा समांतर क्रम में। ओके, 3 अलग अलग प्रतिरोध इस प्रकार से यदि जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि बिंदु ए है और ये क्या है, बिंदु बी है, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी धारा मान के चलिए I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये पहले प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है ना। तो पहले प्रतिरोध R1 के लिए धारा हो जाएगी I1, दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए धारा क्या हो जाएगी I2, तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए जो धारा जो होगी I3 होगी। और यहाँ पर जो है एक वोल्टमीटर भी हम लोग ऐसा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ओके, जो अभी चित्र बनाया था उसी का भाग है, इसको मैं आपको जो है अलग से बना करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से धारा आई आ रही है, तीनों जो है अलग अलग भागों में इसलिए बट रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मतलब तीनों के लिए प्रतिरोध के लिए धारा अलग अलग होंगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से जितनी भी धारा आ रही है वो तीनों जो है अलग अलग जो है यहाँ से जो है बढ़ जाती है, इस कारण से। समझ में आ रहा है ना। आप जो है परिपथ में देखिए ना, परिपथ में ऐसा थोड़ी होता है कि किसी एक स्थान पर मतलब जो है परिपथ में जो है समान रूप से धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ऐसा अलग अलग भाग उसमें बटन नहीं रहता, सभी जो है श्रेणी क्रम में यदि जुड़े रहते तब ऐसा होता है। लेकिन ये तो समांतर क्रम है ना, यहाँ पर जितनी भी धारा आ रही है उसके बाद आगे में आकर के क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इस कारण से तीनों प्रतिरोध के लिए जो है जो धारा जो होगी वो क्या होगी, विद्युत धारा जो है अलग अलग होगी। लेकिन यदि हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर जो है तीनों प्रतिरोध के लिए केवल V होगी, मतलब तीनों के लिए विभवांतर जो है समान होगी। क्यों होगी, इस कारण से होगी क्योंकि विभवांतर क्या है, विभव में अंतर है ना। तो विभव में अंतर, तो देखिए इनका जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें जो है ये जो है तीनों प्रतिरोध जो है दो बिंदुओं पर जो है क्या है, ऐसा जुड़े हुए हैं। तीनों प्रतिरोध के दोनों सिरे जो है ना, समान जो है समान बिंदु पर जो है परिपथ के समान बिंदुओं पर क्या है, जुड़े हुए हैं। इस कारण से ए और बी के बीच में जितना जो है विभव में अंतर होगा उतना ही जो है R1 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए और R3 प्रतिरोध के लिए क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए तीनों जो प्रतिरोध है उनका विभवांतर केवल और केवल क्या होगा, V होगा। क्या होगा, V होगा, मतलब समान होगा, समान विभवांतर होगा। समझ में आया, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, गणितीय रूप में इसका जो है निरूपण करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आप समझ गए कि जो समांतर क्रम में जो होता है उसमें प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध R1, R2, R3 के लिए धारा क्या होती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। इस कारण से I1, I2, I3 हो जाएगी, तो है ना। और विभवांतर क्या होता है, समान होता है तीनों के लिए, V केवल V होता है, मतलब समान विभवांतर होता है। इस कारण से तीनों के लिए केवल V ये जो है क्या होगा, विभवांतर होगा। अब यदि हम ओम के नियम के अनुसार देखें तो ओम का नियम क्या बोलता है, ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल I है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, समानुपाती नियतांक को हटा देंगे, समानुपाती चिन्ह को हटा देंगे तो V इक्वल टू IR या फिर है ना IR हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम जो है I का मान निकालना चाहें, किसका मान निकालना चाहे, धारा का मान निकालना चाहे, तो क्या हो जाएगा, या जो है इस साइड पक्षांतर होगा ना, तो इस कारण से V/R बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो है I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, क्योंकि R गुणा में था, यहाँ पर अगर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इस पर। या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, I बराबर है ना, उसको इस साइड ले आओ, I बराबर V/R ऐसा लिख सकते हैं। मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ओके है ना, तो I बराबर V/R हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ओके, कैसे आया, समझ में आया ना। तो I1, I2, I3 यहाँ पर जो 3 प्रतिरोध है तीनों में अलग अलग धारा बह रही है। इस कारण से I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3। समझ में आया। अब लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या होता है,
I बराबर जो है परिपथ में जो जितनी भी धारा जो है यहाँ पर क्या हो रही है, बह रही है ना, जितनी भी धारा टोटल जो धारा होती है वो तीनों परिपथ में बहने वाली धारा के क्या होते हैं, उनके योग के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, योग के बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये है कि जितनी भी जो धारा आ रही है ना, मतलब तीनों प्रतिरोध में जितनी भी धारा जो आती है, परिपथ में जो धारा जो प्रवाहित होती है, वो तीनों प्रतिरोधों के जो है तीनों जो प्रतिरोध हैं, तो उसमें जितनी धारा बह रही है तो उनके तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कौन सा धारा जो होता है, जो कुल धारा जो विद्युत धारा जो होती है वो। इस कारण से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। समझ में आया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यही जो आपका जो मान जो है ना, ये I बराबर जो है I1 है ना, I1 + I2 + I3 जो है, ये जो है ना I1 + I2 + I3, इसी में हम क्या करेंगे, ये जो I1 + I2 + I3 तीनों का जो मान निकाले हैं ना, V/R1 V/R2 V/R3, इसी का मान को क्या करना है हमको, जो है I1 I2 I3 का मान जो है यहाँ पर रखना है। और आपका जो ये I जो है ना, तो I के स्थान पर जो है I बराबर क्या रखना है आपको, V/R रखना है। तीनों मतलब कुल मिलाकर के I1 I2 I3 का मान जो है हमको कहाँ पर रखना है, ये वाला जो समीकरण है ना, इसमें हमको क्या कर देना है, रख देना है। आपके पास बुक होगा तो देखते चलिए, है ना। तो देखिए, तो ऊपर दिए गए समीकरण द्वारा क्या हो जाएगा, यदि हम मान रख देंगे तो इस प्रकार से होगा, V बराबर क्या होगा, V/R बराबर क्या होगा, V/R1 V/R2 + V/R3, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ओके। अब तीनों में हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। देखिए V यहाँ पर देखिए V/R इस प्रकार से है, तो ये हो जाएगा V/ क्या हो जाएगा, R1 + V/ यहाँ पर देखिए, है ना। मतलब कुल मिलाकर के इसमें यदि तीनों में हम देखें तो देखिए समीकरण के दोनों साइड भी कॉमन है। तो आप एक अगला स्टेप क्या कर सकते हो, इसके जस्ट इसके बाद जो है कि V/R ऐसा है, तो V को बाहर निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसा बच जाएगा। तो V देखिए कॉमन निकाल दिए, दोनों साइड जो है समीकरण के दोनों साइड कॉमन है ना। V क्या है, दोनों साइड जो है कॉमन है, इसलिए V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और क्या बच जाएगा, केवल और केवल बच जाएगा तुल्य प्रतिरोध जो है 1/R1 बराबर 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस प्रकार से क्या होगा, आपका जो है तुल्य प्रतिरोध जो है आपको मिलेगा, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। ओके, है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये आपका क्या है, गणितीय निरूपण है ना, किसके लिए, जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध के लिए। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध मतलब वही है ना, जितना मतलब टोटल जो है तीनों में जितना जो विभवांतर जो होता है वो जो है तीनों विभवांतर के योग के बराबर होता है, ऐसा। विभवांतर बोल रहा हूँ, सॉरी, तीनों प्रतिरोध जो है, तो तुल्य प्रतिरोध जो होते हैं ना, वो तीनों प्रतिरोध के जो है योग के बराबर होते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो तुल्य प्रतिरोध को इस प्रकार से जो है क्या करते हैं हम, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। ओके, समझ गए। इसके बाद आगे जो है आपका जो है वो है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या बोलता है ना, किरचॉफ का नियम बोलता है किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब मान के चलिए कि ये जो है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए ये जो है बिंदु A है। कौन सा बिंदु है, ये A। तो यहाँ से जो भी धारा I धारा जो है आ रही है, ऐसा आ रही है, तो इस बिंदु से यदि जो है ये जो है तीन भागों में इस प्रकार से बढ़ जाती है, मान के चलिए। अब 3 भागों में इस प्रकार से बढ़ जाती है, उसके बाद मान के चलिए ये जो है दूसरा बिंदु है B। कौन सी बिंदु है, B। तो B में फिर से जाकर के क्या हो जाती है, तीनों धाराएं जो है अगर मिल जाती है, उसके बाद फिर से एक हो जाती है और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो किसी बिंदु में जो है आने वाली धाराओं का, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, किसी बिंदु में आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब यहाँ पर मान के चलिए ये जो बढ़ रहा है ना यहाँ पर I1 I2 I3, तो तीनों धाराओं का योग जो होता है वो जो है किसी बिंदु पर आने वाली जो है धाराओं का जो योग जो होता है I1 I2 I3 जो होता है ना, तो वहाँ से जो जाने वाली जो तीनों धाराएं हैं जिस बिंदु से एकत्रित होकर के जाती है, तो उनके योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये है, एक साथ समझिए इसको। मान लीजिए A बिंदु है, ये क्या है,
ये ए है और ये बी बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ से कोई भी धारा आ रही है आई, कौन सी धारा आ रही है आई। अब मान के चलिए यहाँ से धारा जो है बट रही है, क्या हो रही है, बट रही है। इस यहाँ से धारा बट रही है, मान के चलिए ये I1 है, ये I2 है और ये क्या है, I3 है। ओके, अब ये धारा मान के चलिए बढ़ रही है, उसके बाद जो है यही जो है फिर से बी बिंदु पर क्या हो रही है, एक हो जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है संयोजित हो रही है मान के चलिए। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो है I1 है ना, और ये क्या है I2 है और ये क्या है I3 है, ठीक है। तो जैसे ही जो है यहाँ से बी बिंदु पर फिर से क्या हो जाते हैं, ये समान हो जाते हैं, मतलब ये है ये आई बन जाता है फिर से। मतलब जितनी धारा जो है इस साइड से प्रवाहित होगी उसके बाद ये बढ़ जाएगी बिंदु ए पर I1 I2 I3 में, तो उतनी ही धारा जब तीनों फिर से क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाती है, जो बिंदु बी से बहती है वो धारा जो है यहाँ पर जितनी धारा बह रही थी उसी के बराबर होती है। ये बता रहा है, कौन बता रहा है, ये किरचॉफ का नियम। ये यहाँ पर लिखा है ना वही, कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है, उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होते हैं। ये बता रहे हैं, समझ में आया। ओके, तो देखिए इसको जो है गणितीय निरूपण जो है किस प्रकार से करेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है यहाँ ये आई था ना, ये तीन भाग में बट रहा है, तो आई जो है किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके बराबर होगा। अब इसको हम इस साइड जो है पक्षांतर कर देंगे, तीनों को क्या हो जाएगा, आई माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो, सॉरी माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो गया। दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में ये होगा कि तीनों जो है मिल करके यहाँ पर जो है I बन रहे, इसलिए I1 प्लस I2 है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस आई को इस साइड पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस आई इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से। तो यही क्या कहलाता है, किरचॉफ का नियम। मतलब किरचॉफ का नियम बोलता है कि किसी बिंदु पर जितनी भी धारा जो है क्या होती है, आती है ना, उसके बाद आती है तो उसका जो मान जो होता है वही जो है, यदि किसी बिंदु पर जो है जितनी भी धारा जो है प्रवाहित होती है उससे निकल के जो बाहर जाती है ना, मतलब आगे की ओर जाती है, तो वो क्या होते हैं, दोनों जो है समान होते हैं। मतलब यहाँ से आकर के मान लीजिए जितनी भी धारा आ रही है बिंदु ए पर, ये बिंदु ए है, तो जितनी धारा आ रही है तो उसके बाद जो है मान के चलिए बढ़ जाती है, तो बटने के बाद ये बटा हुआ जो धारा जो है ना I1 I2 I3, यदि किसी बिंदु पर फिर से वो जो I1 I2 I3 जो है तीनों किसी बिंदु पर फिर से क्या हो जाती है, वो जो है एक साथ मिल जाती है, तो वो जो निकलने वाली जो धारा रहती है ना, वो जो आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये जो है किरचॉफ का नियम कहता है। समझ में आया, ओके है ना। तो इस प्रकार से हम जो है देखते हैं, तो किरचॉफ का नियम आप समझ गए होंगे, है ना। तो किसी भी जो है यदि हम किसी भी परिपथ में बात करें, तो किसी भी परिपथ में जो है मान के चलिए जो है कोई भी परिपथ है, बैटरी जोड़ दिए है ना, यहाँ पर जो है प्रतिरोध है या फिर कुछ भी ऐसा जोड़ते हैं, परिपथ बनाते हैं बल्ब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होने वाली जो धारा जो होती है ना किसी परिपथ में, उसमें जो है कहीं पर भी जो है संग्रहण जो है नहीं होता है, कहीं पर धारा रुक गई बीच में, ऐसा नहीं रहता, वो कंटिन्यू क्या होती है, सतत रूप से जो है प्रवाहित होती रहती है। समझ में आया। और ये जो यही जो नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम, मतलब आवेश संरक्षण का नियम है। समझ में आ रहा है ना।